नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल एग्जाम दर्पण पर आज की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत। कल अपनी कक्षा में चल रहा था हिंदी का परिचय, हिंदी भाषा की शब्दावली पर अपन चर्चा कर रहे थे। हिंदी भाषा की शब्दावली पढ़ते समय मैंने आपको बताया था पहले हिंदी भाषा भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम भाषा कहलाती है। इसी क्रम में अपन ने हिंदी में अक्षरों की चर्चा की थी, वर्णों की चर्चा की थी। इसकी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, मूल वर्णों की संख्या 44 अपन ने पढ़ लिया था। सामान्य शब्दावली हिंदी भाषा की, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहला शब्द ध्वनि इस शब्दावली का, इस पर अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हों और हमारे मुख से उच्चरित होती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के प्रकारों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ध्वनि दो प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। इसी क्रम में आगे बढ़े तो सामान्य शब्दावली का शब्द आया वर्ण। वर्ण मुख से उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मुख से उच्चरित ध्वनियां जो हैं उनको लिखित रूप देते हुए वर्ण कहलाने लग जाते हैं। कौन कौन से इनके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके। सामान्य शब्दावली में इसी क्रम में आगे बारी आती है अक्षर की। और अक्षर शब्द ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि या समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाता है अक्षर कहलाता है। और इन्हीं अक्षरों से आगे बढ़ें तो बारी आती है शब्द की। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का एक समूह है। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह है, शब्द कहलाता है। और वर्णों का यह समूह है सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार अपन ने शब्द के प्रकारों पर भी कल चर्चा की थी। सार्थक शब्द कुछ उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताए थे और एक शब्द का अपन ने विश्लेषण करके भी देखा था। इसी क्रम में निरर्थक शब्दों के बारे में भी चर्चा कर चुके। बारी आती है सामान्य शब्दावली में पद की। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते ही वो शब्द, वो सार्थक शब्द पद कहलाने लग जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हुए अपन ने वाक्य के विषय में चर्चा की थी। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल जिसमें कथन की पूर्ण व स्पष्ट अभिव्यक्ति होती हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के बाद बारी आई वाक्यांश की। ये दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल तो है ही है, लेकिन वाक्य पूरा जहां नहीं हो वो वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश के तत्पश्चात अपन ने चर्चा की थी शिरोरेखा पर, वर्ण या शब्द पर उसके शीर्ष भाग पर खींची जाने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है। इसी क्रम में रेप शब्द पर भी अपन चर्चा कर चुके थे। नुक्ता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अरबी फारसी शब्दों की पहचान हेतु अक्षरों के नीचे एक चिन्ह लगता है जिसे नुक्ता कहते हैं। और उदाहरण दिए थे जिल्ला, फर्ज, अखबार, बाजीगर, उदाहरण देकर के आपको बताया गया था। प्रातिपदिक शब्दों के बारे में जब अपने चर्चा की थी तो आपको यह बताया गया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनमें शामिल नहीं है। और ऐसे अव्यय पद जिनमें विभक्ति न हो सारे के सारे प्रातिपदिक कहलाते हैं। प्रातिपदिक के बाद अकारांत शब्द, वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर अंत में अपने को एक ही ध्वनि प्रतीत हो, अकारांत कहलाते हैं। अनुनासिक ध्वनियां जो मुख और नासिका दोनों उच्चारण स्थानों से उच्चरित होती हो। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्णों का पंचम वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक के भेद के विषय में अपन ने चर्चा की थी। दो प्रकार के होते हैं, स्वर अनुनासिक और व्यंजन अनुनासिक, जो आपको मैंने लिख करके बताए थे। अनुनासिक के बाद बारी आई अनुस्वार की। अनुस्वार केवल नासिका नाम के उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है। इसके भी उदाहरण अपन ने देखे थे। उसके बाद अपन ने कल की क्लास के अंदर सामान्य शब्दावली का अव्यय शब्द देखा था। और अव्यय शब्द जो है वो व्याकरणिक इकाइयों से अप्रभावित शब्द या पद अव्यय शब्द कहलाता है। इसके मैंने टुकड़े करके भी आपको बताए थे। ए और वे, ऐसा शब्द जिसको खर्च नहीं किया जा सके। इसके बारे में ये भी आपको क्लास में बताया गया था कि शब्द का खर्च करने का तात्पर्य हो गया लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों, जिन पदों को बदला नहीं जा सके अव्यय पद या अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि व्याकरणिक इकाइयों से जो
पूर्ण रूपेण अप्रभावित हों। वे शब्द, वे पद अव्यय पद या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय के भेद, अब चर्चा करेंगे अव्यय के भेदों के विषय में। तो अव्यय के भेद जो हैं वो है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इतनी अपन चर्चा करने के बाद सामान्य शब्दावली का शब्द आता है डिंगल। डिंगल शब्द के बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे तो बताना चाहूंगा आपको कि वीर रस युक्त राजस्थानी अपभ्रंश भाषा जो है वो डिंगल भाषा कहलाती है। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहूं, डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषा नहीं है। डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषा नहीं है, ये भाषा शैलियां हैं, भाषा शैलियां। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया। ये पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहने वाले या ये नाम देने वाले थे डॉक्टर तेसी तोरी। डॉक्टर तेसी तोरी। डिंगल भाषा की रचना पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये रचना का नाम है जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है और डिंगल भाषा में है। डिंगल भाषा और पिंगल भाषा, वैसे मैंने आपको बताया ये शैलियों के नाम हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली पिंगल कहलाई और राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा डिंगल कहलाई। ये पिंगल भाषा जिस पर अपन डिंगल शब्द पर चर्चा कर रहे हैं, डिंगल भाषा जो है ये वैसे ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और सौरसेनी भाषा इनका एक मिश्रित रूप है और मिश्रित भी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश का रूप है। ये डिंगल पर ब्रज भाषा का प्रभाव कुछ कम रहा है। डिंगल पर ब्रज भाषा का प्रभाव कुछ कम रहा है। इसी क्रम में बारी जब आती है पिंगल की, पिंगल भाषा जो है ये ब्रज भाषा से अधिक प्रभावित रही है, ब्रज भाषा से अधिक प्रभावित है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय की रचना है, इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है और पिंगल भाषा विशेष रूप से चारणों में प्रख्यात थी। चारणों में काफी प्रचलन था इस भाषा का, इस भाषा शैली का, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसके बाद बारी आती है तिर्यक शब्द की, और तिर्यक शब्द जो है वो एक कारक चिन्ह जैसे ने, में, से आदि लगने से पहले संज्ञा सर्वनाम का रूप है। तिर्यक किसे कहते हैं? कारक चिन्ह ने, में, से, कारक चिन्ह ने, में, से आदि ये कारक चिन्ह जो हैं ये लगने से पहले संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है वो तिर्यक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने उदाहरण दे रखा है आपके सामने स्लाइड पर, लड़का ने, मैंने, तुम्हारा। तो यहां लड़का ने, इसमें लड़का शब्द जो है वो तिर्यक है। मैंने में मैं तिर्यक है। तिर्यक शब्द के बाद बारी आती है सामान्य शब्दावली में द्वित्व शब्द की, और द्वित्व है व्यंजन का दोहरा उच्चारण। किसी भी व्यंजन का दोहरा उच्चारण जहां हो रहा हो तो वो द्वित्व कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, आप ध्यान से बताना चाहूंगा, शब्द हैं उच्चारण, उज्ज्वल, उल्लेख आदि में उच्चारण में जय का द्वित्व हुआ है, उज्ज्वल में जय का द्वित्व हुआ है, उल्लेख में लय का द्वित्व हुआ है। द्वित्व शब्द के बाद संयुक्त व्यंजन की जब अपन चर्चा करेंगे तो संयुक्त व्यंजन अलग उच्चारण स्थान से उत्पन्न जुड़े हुए दो या दो से अधिक व्यंजन जो हैं वो संयुक्त कहलाते हैं। देखो नाम से जाहिर है संयुक्त, दो या दो से अधिक व्यंजन जुड़े हुए हैं इनमें, और वो दोनों व्यंजन जो हैं वो भिन्न उच्चारण स्थान से, अलग उच्चारण स्थान से उत्पन्न हुए हों। जैसे उपर्युक्त
अक्षर, अज्ञान, ध्यय, प्रय, प्री, ट्रय, ये जो शब्द हैं ये संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। संयुक्त व्यंजन के बाद संध्यक्षर, संध्यक्षर संधि करके बने हैं जो अक्षर, संधि करने पर जिन अक्षरों का निर्माण हुआ है वो संध्यक्षर, जुड़वा स्वर या व्यंजन। जैसे उदाहरण पर देखिए आप, उदाहरण है ए, और ए के अंदर दो स्वर वर्ण जुड़े हुए हैं। ए के अंदर दो स्वर वर्ण जुड़े हुए हैं, ए और ई। ए धन ऋस्व ई दोनों के योग से बना ए। ओ जो संध्यक्षर है वो ए धन ऋस्व उ दोनों स्वरों के योग से बना ओ। श्रय जो है वो तालव्य शय, वो भी हलंत, तालव्य शय व रै दोनों वर्णों के जुड़ने से श्रय बना। क्षय, क्षय संधि अक्षर जो है उसका निर्माण क धन मूर्धन्य क्षय इनके योग से क्षय बना है। त्रय का निर्माण हलंत तय धन रै दोनों वर्णों के योग से त्रय बना। ज्ञ, ज्ञ संधि अक्षर का निर्माण जो हुआ वो जय और य के योग से हुआ। ध्यय में दै धन य दो वर्ण जुड़े हुए हैं। इस प्रकार दो अलग अलग वर्णों के योग से, दो अलग अलग स्वरों के योग से या दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने जो अक्षर होते हैं वो संध्यक्षर कहलाते हैं। सामान्य शब्दावली के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया का मूल रूप है। धातु क्रिया का मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु वैसे संस्कृत में ये शब्द काम में लिया जाता है। जैसे खिलाड़ी शब्द है तो खिलाड़ी शब्द में धातु जो है वो खेल, मूल क्रिया खेल। पाठक में मूल क्रिया पठ, लेखक में मूल क्रिया लिख। वैसे ही धावक में मूल क्रिया धाव हो जाएगी। इन सब मूल क्रियाओं को धातु कहा जाता है। धातु के बाद बारी आती है सामान्य शब्दावली के निपात शब्द की। और निपात शब्द वे शब्द होते हैं, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए काम में लिए जाते हैं। निपात वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, वे अविकारी पद जिनका वाक्य में अपन किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ही, तो, भी। इन निपात अक्षरों का प्रयोग करते हुए उदाहरण आपके सामने पेश है। राम ने ही सुरेश से भी कहा तो है। राम ने ही सुरेश से भी कहा तो है। यहाँ ही, भी, तो इन निपातों के माध्यम से राम ने सुरेश से कहा वाक्य पर जोर लगाया गया है। और जोर लगाने के लिए ही निपात पदों का, निपात शब्दों का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। निरनुनासिक शब्द। निरनुनासिक ऐसी ध्वनियां जो नाक से उच्चरित न हो। देखो शब्द में ही जाहिर हो रहा है निरअनुनासिक, जो नासिका का अनुसरण नहीं करें। वे ध्वनियां जो उच्चारण करते समय नासिका का अनुसरण नहीं करें वो निरनुनासिक कहलाती हैं। निरनुनासिक कहलाती है। निरनुनासिक तो ध्वनियां नाक से उच्चरित न हो, निरनुनासिक कहलाती हैं। जैसे कै, मैं, ले, ए, पे आदि जो ध्वनियां हैं ये निरनुनासिक हैं। ये ध्वनियां निरनुनासिक ध्वनियां हैं। इसके बाद बारी आती है हलंत शब्द की। हलंत, इसको अपन व्यंजन भी कह सकते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे वाला चिन्ह जो होता है, स्वर रहित व्यंजन के नीचे जो चिन्ह दे रखा है वो हलंत कहलाता है। ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर नहीं मिला हुआ है उनको दर्शाने के लिए नीचे एक चिन्ह लगता है जो कि
अक्षर के आधा होने का ज्ञान करवाता है वो हलंत कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगने वाला चिन्ह, जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास में 6 हलंत, षड्यंत्र में ड के नीचे हलंत लगा हुआ है आधा, परिषद में द हलंत है। सीधा सा अर्थ यही हो गया कि व्यंजन वर्ण जिनमें कोई स्वर न मिला हुआ हो हलंत कहलाते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हिंदी की सामान्य शब्दावली के बारे में अपन ने चर्चा की। आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। आगे की चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे और अगली क्लास के अंदर, अगली कक्षा के अंदर अपना नया टॉपिक रहेगा। नए टॉपिक के साथ कल की अपनी नई कक्षा की शुरुआत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल तक इंतजार करके जुड़े रहें अगली क्लास तक। बनी